स्टीव जॉब्स टेक इंडस्ट्री के टॉप एंटरप्रेन्योर्स के करेज और क्रिएटिविटी का सिंबल है। स्टीव इनोवेशन और बेहतरीन डिजाइन के आदर्श के रूप में माने जाते हैं। एप्पल के सीईओ के रूप में उन्होंने दुनिया में सबसे वैल्यूएबल और एडमायर्ड कंपनियों में से एक बनाने के साथ आईफोन सहित कई अद्भुत प्रोडक्ट्स की एक सीरीज भी बनाई थी। लेकिन वास्तव में इस मिथ्स के पीछे कौन आदमी था? स्टीव के बारे में कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। कुछ लोग स्टीव को एक जीनियस और विजनरी लीडर के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोगों के अनुसार वे एक घमंडी और सिंगल माइंडेड परफेक्शनिस्ट थे। यह कहानी बताती है कि स्टीव आज के मशहूर स्टीव जॉब कैसे बने। स्टीव जॉब का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें उनकी बायोलॉजिकल मदर जोआना स्किबल ने किसी को गोद देने का ऐलान कर दिया था। एज अ रिजल्ट वह एक वर्किंग कपल पॉल और क्लारा जॉब के बेटे के रूप में बड़े हुए। पॉल और क्लारा द्वारा अपनाए जाना जॉब्स की आगे की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने तेजी से टेक्नोलॉजी की गहरी समझ डेवलप की। उनके पिता एक कार मैकेनिक और कारपेंटर थे। परिवार के गैराज में एक वर्क बेंच थी जहां जॉब्स के पिता उन्हें चीजें बनाना, उन्हें अलग अलग करना और उन्हें फिर से एक साथ जोड़ना सिखाते थे। इस शिक्षा ने स्टीव को फ्यूचर के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किया। बाद में आईपॉड को दिखाते हुए जॉब्स ने ऑथर को याद दिलाया कि उनके पिता ने उन्हें कैसे कैबिनेट के नीचे वाले हिस्से को बारीकी से फिनिशिंग देना सिखाया था। जॉब्स स्मार्ट थे। उन्होंने 6ठी कक्षा की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। उनका इंटरेस्ट नेचुरली मैथ्स और साइंस की तरफ था। इन सब्जेक्ट्स में अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के कारण उन्हें बच्चों के एक स्पेशल ग्रुप एक्सप्लोरर्स क्लब में जगह मिली, जो हेवलेट पैकार्ड कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। यही वो जगह थी जहां जॉब्स ने पहली बार कंप्यूटर का उपयोग किया था। स्टीव क्लियरली एक जीनियस थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि सिर्फ 21 साल की आयु में उन्होंने और स्टीफन वॉजनिक ने एप्पल कंपनी को एस्टैब्लिश कर दिया था। दोस्तों, इस जोड़ी की मुलाकात 1969 में तब हुई जब एक मित्र ने जॉब्स को वॉजनियाक या वॉज से मिलवाया। वॉजनियाक एक इंजीनियर जीनियस और एक लॉकहीड मार्टिन इंजीनियर के बेटे थे। उस समय कंप्यूटर में कीबोर्ड या मॉनिटर भी नहीं थे। वॉज ने जहां इन शॉर्टकमिंग्स को पहचाना, वहीं जॉब्स को पता था कि वे होम यूज के लिए बेहतर कंप्यूटर बना सकते हैं। इसलिए उन दोनों ने जॉब्स के माता पिता के गैराज में अपने पहले मॉडल एप्पल 1 पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पड़ोस से कुछ बच्चों को मॉडल असेंबल करने के लिए इनवाइट किया और बहुत जल्द उनके पास एक मिनी असेंबली लाइन तैयार हो गई। उन्होंने नई कंपनी को नाम दिया एप्पल, जो ईडन के गार्डन और ओरेगॉन एप्पल ऑर्किड की ओर एक इशारा था, जहां स्टीव हाई स्कूल के बाद अक्सर जाया करते थे। एप्पल हिस्ट्री की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप बन गई। अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश और एप्पल 1 को डिजाइन करते समय जॉब्स को अपने जीवन का पर्पस मिल गया। उन्होंने और वॉजनियाक ने अपनी मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक लोकल स्मॉल बिजनेस ओनर को कन्विंस किया। जल्द ही वे हर हफ्ते 1 डजन कंप्यूटर बेच रहे थे। यह मॉडल 200 से भी कम बिके, लेकिन यह सक्सेस फिर भी एनर्जी जगाने वाली थी। अपने पहले प्रयास और वॉजनिक के एक बेहतरीन मशीन बनाने के एश्योरेंस के साथ वे लोग अपने दूसरे कंप्यूटर एप्पल 2 पर काम करने में जुट गए। वॉजनिक के प्लान को पूरी तरह से समझने के लिए उन्हें कुछ फंड्स की जरूरत थी। इस प्रॉब्लम को उन्होंने जल्द ही सॉल्व कर लिया जब जॉब्स ने इंटेल के पूर्व एग्जीक्यूटिव एसी माइक मरकुल्ला को अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया। इस एंजल इन्वेस्टर ने इस जोड़ी को अपनी जेब में से $92,000 की एक बड़ी राशि सौंप दी और युवा कंपनी के लिए $250,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट सेट की। इसके अलावा मरकुल्ला ने माइकल स्कॉट को भी काम पर रखा, जो एप्पल के पहले प्रोफेशनल सीईओ बने, और कंपनी जॉब्स के फैमिली गैराज से निकलकर क्यूपर्टिनो में लोकेटेड एक ऑफिस में आ गई। वहां नई प्रोफेशनल असिस्टेंट्स और स्टार्टअप मनी की मदद से उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाने के अपने विजन पर फोकस करना शुरू किया। 1977 में उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और एप्पल 2 जारी हुआ। दोस्तों, नया मॉडल एक बहुत तेज माइक्रो प्रोसेसर के साथ आया था, जो एक ऑडियो एम्पलीफायर और स्पीकर के साथ साथ गेमिंग जॉयस्टिक जैसे इनपुट डिवाइसेस के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था। क्योंकि यह एक पर्सनल कंप्यूटर बनने के लिए डिजाइन किया गया था,
इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह था कि यह एक इंडस्ट्रियल मशीन की तरह फ्राइटनिंग आवाज नहीं करता था और यह एक सिंगल मैनेजेबल बॉक्स में पैक किया गया था। इन सभी फीचर्स ने इसे एक बड़ी रिटेल सफलता प्रदान करी। बहुत जल्द एप्पल इतिहास में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में से एक था। वास्तव में एप्पल II के रिलीज होने के तुरंत बाद अप्रैल 1977 में कंपनी हर महीने 500 कंप्यूटर बेच रही थी। वहां से 1978 में उनकी सेल्स $7.8 मिलियन से बढ़कर 1979 में इनक्रेडिबल रूप से $48 मिलियन हो गई। हालांकि इस रोजी फाइनेंशियल पिक्चर ने कई इश्यूज को जन्म दिया, जिसे हम अगले भाग में सुनेंगे। प्रोडक्ट की एक सीरियल फेलियर के परिणाम स्वरूप जॉब्स को जबरन कंपनी से निकाल दिया गया। हाँ दोस्तों, 1970 के दशक के अंत में जॉब्स का जीवन एक रोलर कोस्टर रहा। वे अपने शुरुआती 20s में थे और उन्होंने खुद को अपने करियर में पूरे रूप से डेडिकेट कर दिया था। सोशल लाइफ को लगभग खत्म कर दिया था और यहां तक कि कई दिन बिना सोए काम कर रहे थे। कई मायनों में इसका फायदा हुआ और जब 1980 में एप्पल कंपनी पब्लिक हुई, जॉब के शेयरों का मूल्य $256 मिलियन था। हालांकि बिल फर्नांडिस और डैनियल कॉटके जैसे अर्ली कंट्रीब्यूटर से डिस्टेंस बनाकर जॉब्स ने कंपनी में खुद को अकेला कर लिया था और फिर वह और वॉजनियाक के बीच भी डिफरेंसेस आने लगे। जॉब्स को एक और ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट की अर्जेंट नीड थी, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकी। सबसे पहले 1980 में एप्पल III रिलीज हुआ, जो पॉपुलर एप्पल II का सक्सेसर मॉडल था। हालांकि एप्पल II के ऑपोजिट यह तीसरा मॉडल एक एब्सोल्यूट डिजास्टर था। इसका प्राइस टैग $4,340 था और वह जबरदस्त ओवरहीटिंग करता था। तो दोस्तों 1983 में एप्पल III के बाद लीजा आया, जो बिजनेसेस के लिए डेवलप किया गया कंप्यूटर था। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था, जिसका अर्थ था कि इसमें डेस्कटॉप सिंबल्स थे जिन्हें यूजर्स प्रोग्राम खोलने के लिए क्लिक कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली, चूंकि जॉब्स बिजनेसेस की बजाय इंडिविजुअल यूजर्स के लिए कंप्यूटर को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक्साइटेड थे, लीजा भी एप्पल III की तरह बहुत अधिक विफल रहा। फिर 1984 में कंपनी ने मैकिन्टॉश रिलीज किया। हालांकि शुरू में मीडिया ने इसके खूबसूरत ग्राफिक्स के लिए तारीफ की, लेकिन यह क्लियरली यूजलेस मॉडल था और इसकी सेल्स एक बड़ी फेलियर रही। इन लगातार फेलियर्स का मतलब जॉब्स के लिए सीरियस ट्रबल थी। वास्तव में स्थिति इतनी टफ थी कि 1985 में उन्हें अपनी कंपनी से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। उस समय के CEO जॉन स्कूली ने जॉब्स को मैक प्रोडक्ट डिवीजन के हेड की पोजीशन से हटने के लिए मजबूर किया और इसके बदले जॉब्स ने स्कूली को कंपनी से निकालने की कोशिश करी। अंत में जॉब्स कंपनी के बोर्ड से जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं कर सके और मजबूरन उन्हें एप्पल से खुद को अलग करना पड़ा। जॉब्स अब अगली बड़ी चीज बनाने के लिए पहले से ज्यादा फोकस्ड हो गए। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सफलता ही हाथ लगी। हालांकि जॉब्स एप्पल से जबरदस्ती बाहर निकाले गए थे, पर वो हार नहीं मानना चाहते थे। वे टेक रिवॉल्यूशन को साकार करने के लिए तैयार थे। इन्वेस्टर्स और मीडिया के बीच उभरी खुद की एक जीनियस की इमेज से वे निश्चिंत थे कि वे एक महान CEO बन सकते हैं। वे इस बात से भी निश्चिंत थे कि वे एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो दोस्तों 1985 में उन्होंने कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट एस्टैब्लिश करी, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं आई जितनी वह अज्यूम कर रहे थे। इस फर्म ने हायर एजुकेशन मार्केट में काम कर रही यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक प्रोफेशनल्स की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंप्यूटर डेवलप करने की थॉट से शुरुआत करी। इन प्रोफेशनल्स ने जॉब को बताया कि वे $3,000 से अधिक पैसा स्पेंड नहीं कर सकते हैं। फिर भी जब नेक्स्ट ने 1988 में अपना पहला कंप्यूटर रिलीज किया तो उसकी कुल लागत $6,500 थी और यह पूरी तरह से काम करने वाले नेक्स्ट सिस्टम की कुल लागत भी नहीं थी। पूरे कार्यों के लिए यूजर्स को $10,000 के करीब खर्च करने थे। नेचुरली इस कीमत पर प्रोडक्ट के लिए कोई चांस ही नहीं था कि वो खरीदा जाए और उसको स्विफ्टली एक लार्ज नंबर पर बेचा जाए। तो वही हुआ जो होना था, इस प्रोडक्ट का फेलियर। वास्तव में जॉब्स की खूबियों का अच्छा उदाहरण है, वह इनोवेशन से इतना इंस्पायर थे कि वह ट्रेड ऑफ्स को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल मॉडल बनाने में इनकेपेबल साबित हो रहे थे।
उदाहरण के लिए उन्होंने ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव की बजाय इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को चुना। डिस्क ड्राइव में कुछ बेनिफिट्स थे, जैसे कि उसमें 200 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी थी और उन्हें कंप्यूटर से निकाला भी जा सकता था। हालांकि ऑप्टिकल ड्राइव से जानकारी निकालना धीमा था और उस समय किसी को वास्तव में हटाने योग्य ड्राइव की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। फिर भी जॉब्स इस पे अड़े रहते थे। नेक्स्ट में कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन जॉब्स के पास एक और प्रोजेक्ट भी था। वह पिक्सर के ओनर भी बन गए थे। यह फर्म लूकस फिल्म का कंप्यूटर सब डिवीजन था, जो स्टार ट्रैक सेकंड एंड यंग शार्लॉक होम्स जैसी फिल्मों में इनक्रेडिबल वीएफएक्स के लिए जानी जाती थी। कंपनी ने 3D इमेजेस के लिए डेवलप किए गए अपने हाई टायर सॉफ्टवेयर के कारण जॉब्स का ध्यान अट्रैक्ट किया था। तब जॉब्स को यह नहीं पता था कि पिक्सार में उनका अनुभव ही उन्हें एप्पल में वापस लेके आएगा। पिक्सार में सफलता स्टीव जॉब्स को फिर से स्ट्रॉन्ग रोल में लेके आ गई थी। दोस्तों, जब जॉब्स नेक्स्ट के लिए अपने विजन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक और टेक स्टार बढ़ रहा था। यह माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स थे। 1990 की दशक के दौरान उनकी कंपनी इंडस्ट्री पर डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट और एप्पल जैसी कंपनीज पास्ट में कहीं खो गई थी। वास्तव में 1991 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी ही दुनिया की टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी बन गया था। इसका कारण यह फैक्ट हो सकता है कि जब एप्पल और नेक्स्ट ने अन्य मैन्युफैक्चरर्स को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस नहीं दिया था, तब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हर कंपनी द्वारा बने पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन गया था। तो दोस्तों, इस वाइड अपील ने गेट्स को सुपर अमीरों की कैटेगरी में ला खड़ा किया था, लेकिन इसने उनके और जॉब्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंसेस को क्लियर कर दिया था। उदाहरण के लिए, जॉब्स हमेशा सबसे अच्छा, सबसे प्लीजिंग और इनोवेटिव मशीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। दूसरी तरफ गेट्स ने कंप्यूटर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने की ज्यादा परवाह नहीं की, बल्कि वह रिलायबिलिटी और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान देना चाहते थे, जो वास्तव में लाखों कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की भी जरूरत थी। इस अंतर के कारण गेट्स यकीनन पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पर्सन बन गए थे, जबकि जॉब्स दूसरे कामों में उलझे रहते थे। पिक्सार की सफलता ने जॉब्स को नया आत्मविश्वास दिया। दोस्तों, 1995 में पिक्सार ने अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी को प्रोड्यूस करने के लिए डिज्नी के साथ पार्टनरशिप की, जो एक जबरदस्त सफल मूवी बनी। यह मास्टर स्ट्रोक पिक्सर के आईपीओ के साथ ही हुआ। जॉब्स, जिनका शेयरों में 80% हिस्सा था, रातों रात अरबपति बन गए। बच्चों के लिए बनी इस एनिमेटेड फिल्म की सक्सेस ने अननोन स्टीव जॉब्स को अचानक फिर चर्चा में ला दिया। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया और पिक्सार में उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें गुड मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाया था। कंपनी में अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने जॉन लेसेटर और एड कैटमुल से काफी कुछ सीखा। उन दोनों ने पिक्सार में माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया था, जिससे उनके क्रिएटिव एम्प्लॉइज को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग चलने की फ्रीडम मिली। 1997 में एप्पल में वापसी। टॉय स्टोरी की रिलीज से जॉब स्पॉटलाइट में वापस आ गए थे। फिर भी नेक्स्ट अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स और जॉब्स का दुनिया के आगे महान कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने का सपना अभी भी दूर था। सिचुएशंस इतनी खराब थी कि जॉब्स ने पूरी तरीके से प्रोडक्शन बंद कर दिया था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर कंपनी के फोकस को बदल दिया गया था, स्पेसिफिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट स्टेप को, जो कम से कम एक छोटा सा प्रॉफिट ही ला पाया था। लेकिन अगर नेक्स्ट के साथ सिचुएशन खराब थी, तो एप्पल के साथ तो सीरियस सिचुएशन थी। 1990 के मिड डेकेड तक कंपनी एक डूबते जहाज की तरह थी। एप्पल की पाइपलाइन में कोई प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट नहीं था और वह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में फेल हो गई थी। इसके अलावा एप्पल में जरूरत से अधिक एम्प्लॉइज थे। एज अ रिजल्ट, अकेले 1996 के पहले क्वार्टर में कंपनी को $750 मिलियन का लॉस हुआ था। जॉब्स डिस्टेंस से कंपनी के डाउनफॉल को देख रहे थे। यह उनके लिए बहुत पेनफुल था। फिर एक अनफॉरसीन अपॉर्चुनिटी आई। एप्पल एक और अधिक एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के शॉर्टकट की तलाश में था और इसके संकट से बाहर निकलने का रास्ता दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनियों को खरीदना था। जॉब्स ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और 1996 के अंत में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। इस तरह जॉब्स एप्पल में वापस आ गए।
बाद में वर्षों में उन्होंने एप्पल को टेक इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबल लीडर के रूप में री-एस्टैब्लिश करने की कड़ी मेहनत की। यह प्रोसेस सीईओ गिल एमिलियो के फोर्स रेजिग्नेशन से शुरू हुआ, जिनको जॉब्स बोजो कहते थे। एमिलियो को निकालने के बाद जॉब्स को सीईओ बना दिया गया। हालांकि चुने जाने के बाद जॉब्स ने इनिशियली कुछ समय तक कोई डिसीजन नहीं लिया। वो एकदम इनडिसिसिव हो गए। वास्तव में पिछले कुछ सालों के दौरान उन्होंने केयरफुल और मेजर्ड डिसीजंस लेना सीख लिया था। उन्होंने अपनी इंपल्सिव टेंडेंसीज को काफी हद तक दूर कर दिया था। शुक्र है कि जॉब्स का डिसीजन ना लेने का पीरियड लंबा नहीं चला और 2000 तक एप्पल ने iMac और PowerMac जैसे कई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। यह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही था जो कंपनी को रीमेड करके उसके बुरे वक्त से बाहर निकाल रहा था। iTunes और iPod के विकास के साथ एप्पल ने लार्ज स्केल पर मार्केट में प्रवेश किया और खुद को रीबिल्ड किया। स्टीव एप्पल को एक डीपली ट्रबल्ड कंपनी से राइजिंग बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करने में सफल रहे, लेकिन वास्तव में यह उन्होंने कैसे किया, आइए सुनते हैं। सबसे पहले उन्होंने कंपनी को रीसाइज किया। उन्हीं एम्प्लॉइज को रखा गया जो कंपनी के रिसोर्सेज के लिए सूटेबल थे। इस प्रोसेस में हजारों कर्मचारियों को निकाला गया, लेकिन जॉब्स बचे हुए लोगों को इंस्पायर करने में सक्सेसफुल रहे। बचे हुए एम्प्लॉइज की मदद से उन्होंने इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स की पूरी नई लाइन बनाई। उन्होंने कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन में गाइड करके ऐसा किया। 4 बेसिक प्रोडक्ट से ज्यादा पर ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी ने 2 डेस्कटॉप पीसी मॉडल और 2 लैपटॉप मॉडल का प्रोडक्शन किया। इनमें से एक पेयर कंज्यूमर्स के लिए और दूसरा पेयर प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया था। इस तरह के फोकस ने कंपनी की वापसी के लिए फाउंडेशन रखी। लेकिन ट्रू इनोवेशन की तलाश 2001 में शुरू हुई जब एप्पल ने iTunes लॉन्च किया। यह एक सॉफ्टवेयर था जो कि पहली बार यूजर्स को डिजिटल म्यूजिक आर्काइव्स बनाने और एक सिंपल एंड इजी टू यूज वे में पर्सनल प्लेलिस्ट रखने का ऑप्शन देता था। लेकिन iTunes इसलिए भी इंपॉर्टेंट रही क्योंकि इसने iPod के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। 2001 में लॉन्च्ड यह MP3 प्लेयर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एप्पल का पहला प्रोडक्ट था। उस समय जेब के आकार वाले MP3 प्लेयर मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर खराब रूप से डिजाइन किए गए थे। उन पर म्यूजिक डालना और अपना मनपसंद म्यूजिक चूज करना मुश्किल था। तो दोस्तों, iPod ने यह सब बदल दिया। यह वास्तव में एक यूजफुल डिवाइस था क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस और थंब व्हील ऑप्शन यूजर्स को इजीली अपने म्यूजिक कलेक्शन में से अपनी पसंद का म्यूजिक ढूंढने या स्क्रॉल करने में मदद करता था। कस्टमर्स ने इंस्टेंटली इस डिवाइस को एक्सेप्ट किया और इसकी सेल्स बढ़ गई। इसके बाद 2003 में कंपनी ने iTunes सॉफ्टवेयर में एक म्यूजिक स्टोर बनाया और मार्केट में एक और स्टेप आगे लेते हुए विंडोज यूजर्स के लिए iTunes को भी ओपन कर दिया। म्यूजिक स्टोर बनाना एक बहुत बड़ा कदम हुआ। इसने यूजर्स को उन एल्बम्स और सिंगल्स को खरीदने के लिए एक सिंपल और फेयरली प्राइस्ड ऑप्शन दिया था जो पहले उन्हें इलीगली डाउनलोड करने पड़ते थे। यह इतना सक्सेसफुल रहा कि 2003 के अंत तक एप्पल ने 25 मिलियन गाने बेच दिए थे। कंपनी वापस टॉप पर जा रही थी। अपनी जिंदगी के 49 साल में जॉब्स ने कभी भी सीरियस मेडिकल कंडीशन को एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन फिर 2003 में स्टीव जॉब्स ने कैंसर से मुकाबला किया। उन्हें पैंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था। लकीली ट्यूमर स्लो स्पीड से बढ़ रहा था और उसका इलाज किया जा सकता था। हालांकि जब स्टैनफोर्ड के डॉक्टर्स ने जॉब्स को जानकारी दी कि उन्हें इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है, तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करते हुए पहले एक ऑल्टरनेटिव और लेस इन्वेसिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन चूज किया, जो कि कंट्रोल डाइट लेना था। हालांकि यह ऑप्शन इनसफिशिएंट था और 2004 में बिना किसी अन्य ऑप्शन के आखिर में ट्यूमर को सर्जरी के थ्रू हटा दिया गया। ऑपरेशन काफी एग्रेसिव था और जॉब्स को ऑपरेशन टेबल पर पूरा दिन बिताना पड़ा। सर्जरी सफल होने के बावजूद उन्हें ऑफिस वापस जाना शुरू करने के लिए 1 मंथ का समय लगा। इसी बीच एक और सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुई। सर्जनों ने एक सीरीज ऑफ कैंसरस मेटास्टेसिस का पता लगाया जो उनके लिवर पर ग्रो हो रहे सेकेंडरी ट्यूमर्स थे। पर दोस्तों, इसी समय 2003 और 2004 में एप्पल की ग्रोथ जारी रही। iTunes और iPods की सेल में बढ़ोतरी होती रही। iTunes को लॉन्च करे सिर्फ 3 साल हुए थे
लेकिन स्टोर और MP3 प्लेयर से रिलेटेड रेवेन्यू एप्पल की कुल सेल्स का 19% हो गया था। अकेले 2004 में कंपनी ने 4.4 मिलियन आईपॉड बेचे थे, जो $276 मिलियन की प्योर इनकम लाए थे। एक साल पहले हुई $69 मिलियन की इनकम में यह एक ड्रामेटिक छलांग थी। तो दोस्तों इतना ही नहीं, लेकिन एप्पल की पूरी प्रोडक्ट लाइन को इन 2 वर्षों के दौरान मॉडिफाई किया गया था। इसी समय एप्पल ने अपने खुद के इंटरनेट ब्राउजर सफारी और गैरेज बैंड नाम से एक सिंपल म्यूजिक रिकॉर्डिंग और एडिटिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। जब जॉब्स ऑफिस में वापस आए तो एक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव शुरू हुई। अनसरप्राइजिंगली इस इनोवेशन का नतीजा आईफोन के रूप में आया, जो आज तक का एप्पल का सबसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आईफोन की रिलीज ने मार्केट को बदल दिया। 2007 में ब्लैकबेरी और पाम ट्रियो जैसे स्मार्टफोन के रूप में डिस्क्राइब किए जाने वाले डिवाइसेस मार्केट में प्रेजेंट थे। वे सभी ईमेल चेक करने, आपकी एड्रेस बुक में से कॉन्टैक्ट फाइंड करने या आपका कैलेंडर चेक करने के लिए ठीक थे। लेकिन जब आईफोन मार्केट में आया तो यह क्लियर रूप से कुछ अलग था। कई स्टैंडर्ड्स में यह दुनिया का पहला सही स्मार्टफोन था। फुल साइज टच स्क्रीन ने आईफोन को वास्तव में एक अलग कैटेगरी में खड़ा कर दिया था। इसके कारण कॉल करना एक उंगली को स्वाइप करने के जितना आसान हो गया था। इसकी वाइड स्क्रीन ने यूजर्स को फुली फीचर्ड वेबसाइटों, फोटो और वीडियोस देखने में भी केपेबल बना दिया था, जो कि पहले बने किसी फोन में नहीं था। एक और डिफरेंस यह था कि आईफोन से पहले एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स में मैसिव फिक्स्ड कीबोर्ड्स थे, जबकि आईफोन में एक बिल्ट इन कीबोर्ड था, यानी पूरे फोन के साइज का स्क्रीन था, जो कि एक जबरदस्त फीचर था। दोस्तों 2002 के बाद से एप्पल विभिन्न कारणों से टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस समय उनको होप थी कि यूजर्स को एक कीबोर्ड और माउस के दायरे से परे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए अधिक आसान तरीका मिल जाए। जैसे ही उन्होंने मल्टी टच के साथ प्रयोग करना शुरू किया, उन्हें पता चला कि इसका यूज मजेदार है और इफेक्टिव भी है। एक और सेंस में आईफोन आईपॉड से एक नेचुरल प्रोग्रेस था। यह एक फोन, एक आईपॉड और एक कंप्यूटर का कंबाइंड और ब्यूटीफुली डिजाइन प्रोडक्ट था। कहा जाता है कि आईफोन को इनिशियल स्टेज पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। बाहर के डेवलपर्स को एप्स बनाने की अनुमति देने से इनकार करने के कारण इसमें चुनने के लिए कोई भी ऐप नहीं था। नवंबर 2007 में एप्पल ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर किट को रिलीज किया, जो कि इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। इस डिसीजन ने वास्तव में आईफोन को वर्सेटाइल बना दिया। दोस्तों एज अ रिजल्ट आईफोन इतिहास में मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। 2007 के बाद से आधे से अधिक अरब आईफोन्स बेचे जा चुके हैं दोस्तों, और ऑफ कोर्स एप्पल को इससे ट्रिमेंडस प्रॉफिट हुआ है। आईपैड और मैकबुक एयर स्टीव जॉब्स के फाइनल अकम्प्लिशमेंट्स थे, तो एप्पल पहले से बेहतर कर रहा था, लेकिन यही जॉब्स के बारे में नहीं कहा जा सकता है। उनका कैंसर कभी नहीं गया और उनका स्वास्थ्य कम होता चला गया, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद उनकी बीमारी ने कभी भी एप्पल के डेली बिजनेसेस को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सक्सेशन प्लान्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया था। एप्पल के ज्यादातर लोगों के लिए जॉब्स की बिगड़ती हेल्थ एक रहस्य था। आखिरकार जैसे उनकी हेल्थ खराब होती जा रही थी और जॉब्स को पता था कि उनका समय खत्म हो रहा था, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके डेडिकेशन के कारण कंपनी ने 2008 में मैकबुक एयर रिलीज किया और 2 साल बाद आईपैड रिलीज किया। मैकबुक एयर किसी भी पिछले लैपटॉप से पतला था। यह उस समय का एप्पल का सबसे फेमस प्रोडक्ट था। प्रभावी रूप से कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक सुपर मॉडल के जैसा था। 2010 में आईपैड ने इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया। अगर आईफोन एक छोटा कंप्यूटर था तो आईपैड एक ब्लोन अप आईफोन था। जब इसे रिलीज किया गया था तब आराम से एक सोफे पर बैठे जॉब्स ने अपने हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया था, जो यह दर्शाता था कि इसका उपयोग कितना आसान था। और वास्तव में आईपैड ने एक लैपटॉप से ज्यादा इंटीमेट एक्सपीरियंस प्रदान किया था। यह आसानी से लिविंग रूम में कंप्यूटिंग का काम कर सकता था। यह कैजुअल प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट थी, लेकिन जॉब्स की खराब हेल्थ को ध्यान रखते हुए यह आवश्यक था। उनका वजन अचानक से कम हो गया था और मौत की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था। 2009 की शुरुआत में उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मंगलवार 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। जॉब्स के जाने के बाद उनके लंबे समय से सहयोगी और मित्र टिम कुक ने एप्पल के सीईओ के रूप में टुक ओवर किया और उन्होंने जॉब्स की विरासत को आगे बढ़ाया, विकास, सफलता, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की विरासत को। स्टीव जॉब्स का जीवन सफलता, इनोवेशन और विकास की कहानी है दोस्तों। ये अब हम जान चुके हैं कि शुरुआती उम्र में जॉब्स के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रतिभा थी और जब उन्होंने कम एज में एप्पल को एस्टैब्लिश किया तो उन्हें पहले से ही पता था कि कंप्यूटर भविष्य में क्या कर सकते हैं। हालांकि वह कभी कभी गुस्सैल और मुश्किल आदमी लगते थे, पर वह विजनरी थे, यानी दूरदर्शी थे और दुनिया भर में मिलियंस लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे।